जी, इंशाल्लाह। हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो है जी री इंजीनियरिंग वेरिएशंस। कुछ री इंजीनियरिंग के बारे में जो आपका लास्ट वीक है मिड से पहले का, वो री इंजीनियरिंग के बारे में है। इससे पहले आपने मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं। तो आज हमने री इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करना। ये वैसे थोड़ा सा अजीब मुझे लगा कि री इंजीनियरिंग एक्चुअली टॉपिक है, और री इंजीनियरिंग में जो री इंजीनियरिंग एक्चुअली टॉपिक है वो मिड के जस्ट एक वीक पहले स्टार्ट हुआ, उसके सिर्फ दो लेक्चर हमें मिले हैं। बाकी जो है वो प्री रिक्विजिट्स जो हैं, जो बाकी टॉपिक्स हैं वो उनके बारे में ज़्यादा पोर्शन है, जो कि बेसिकली नहीं होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। जी, री इंजीनियरिंग जो है वो हम देख चुके हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप चीज़ों को ऑलरेडी कुछ डेवलप हुई हुई चीज़ों को दोबारा से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और उन चीज़ों को दोबारा करने के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। वो ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है कि वो किस एरिया के रेलिवेंट है। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर को जब आप डेवलप करते हैं तो बहुत सारे एरियाज पे आपको फोकस करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे उसकी कॉस्ट, उसका शेड्यूल, उसकी जो टीम है, उसकी स्किल्स पे, और इसके अलावा जो क्लाइंट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग पे, जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो डिफरेंट चीज़ों को लेके साथ चलना पड़ता है। ठीक है। तो इसी तरीके से ही जब तमाम चीज़ों को आप लेके प्लान करते हैं तो तभी एक पिक्चर सामने आती है कि जनाब इस सॉफ्टवेयर पे, इस एप्लीकेशन पे टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितनी लगेगी, इसके अलावा जो बाकी रिसोर्सेज हैं वो कितने यूटिलाइज होंगे, ह्यूमन पावर कितनी चाहिए होगी। ये सारी चीज़ें मिल मिला के ओवरऑल जो आपकी एप्लीकेशन है वो उसको एक फॉर्म करती हैं या डेवलप करती हैं, या आपको प्लानिंग में हेल्प आउट करती हैं। तो बाज़ बात ऐसा होता है कि आप इन चीज़ों, जो चीज़ें आपने प्लान की हुई हैं और जो आपकी क्लाइंट के साथ डिस्कस होती हैं उनमें वेरिएशन आ जाती है। ठीक है जी। वो वेरिएशन जो है वो बात तक एक्सेप्टेबल नहीं होती। वेरिएशन जो है वो कॉस्ट की भी हो सकती है, टाइम की भी हो सकती है, या रिसोर्सेज की। कि बाज़ बात आप ऐसा फील करते हैं कि यार हमने एक चीज़ जो है वो डिस्कस कर ली क्लाइंट के साथ, हमारा कुछ एग्री होगा कि जनाब ये 5 लाख के अंदर सॉफ्टवेयर बनेगा, लेकिन जब आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से जाते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो ओवररन हो जाती है या कॉस्ट स्लिप हो जाती है। तो वहां पे फिर आप सोचते हैं कि यार ये क्या, ये तो हमें जेब से लगाने पड़ जाएंगे पैसे। अगर ऐसी सिचुएशन आगे आ जाए या ऐसी सिचुएशन का आपको सामना करना पड़े तो फिर आप कुछ प्लान को चेंज करने का सोचते हैं कि यार यहाँ पे कहाँ गुंजाइश हो सकती है कि हम अपनी कॉस्ट को कट कर सके। ठीक है। ऐसा पॉसिबल है कि जब आप टाइम डिक्रीज करेंगे तो कॉस्ट भी डिक्रीज हो सकती है। क्योंकि पॉसिबल है कि आपने 3 माह के अंदर प्रोजेक्ट प्लान किया था, तो अगर आप उसको 3 माह से 2.5 माह पे या 2 माह पे ले आए, जो कि मुश्किल काम है, तो अगर आप ले आए तो ऑब्वियसली जहाँ पे आपने 3 माह एम्प्लॉयज को, डेवलपर को सैलरी देनी है, वहाँ आप 2 माह देंगे, तो जो ओवरऑल कॉस्ट है वो नीचे आ सकती है। लेकिन इस कॉस्ट के पीछे मिसाल के तौर पर जब आप 3 माह का काम 2 माह पे लेके आएंगे तो टीम आपकी जो है वो आपके सर फाड़ेगी। लेकिन अब वो काम जो 3 माह का करने वाला था हम 2 माह के अंदर करेंगे, तो डेफिनेटली हमें जहाँ पे 8 घंटे काम करते हैं वहाँ हमें 10 घंटे काम करना पड़ेगा या 12 घंटे करना पड़ेगा। तभी वो एक महीना जो है वो नीचे आएगा या वो कवर होगा। तो कभी भी टीम तो हमेशा रिलैक्स होना चाहेगी। जो आपके डेवलपर्स हैं, जो आपकी टेस्टिंग टीम है, जो आपकी डिज़ाइन टीम है, रिक्वायरमेंट टीम है, आपको पता है कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है जब वो उसके अंदर डिफरेंट टीम्स हों तो हाँ उसमें ज़रूरी है कि हर बंदा जो है वो आपके साथ उसकी हारमनी है, वो आपके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी है। कुछ टीम्स के अंदर आपको पता है कि कुछ शरारती एलिमेंट भी होते हैं, जिनका काम जो है वो काम करना कम उनका टारगेट होता है, बल्कि चीज़ों को बिगाड़ना या एक दूसरे की शिकायतें लगाना या बातों से काम चलाना जो है उनका टारगेट होता है। आपके मिसाल के तौर पर टीम के अंदर अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 एक ही अंडरस्टैंडिंग लेवल के नहीं होंगे। उनका एक्सपीरियंस लेवल भी डिफरेंट होगा, उनका स्किल लेवल भी डिफरेंट होगा, और उनका एटीट्यूड भी डिफरेंट होगा। तो वहां पे बीइंग ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपका पता चलेगा कि आप कैसे उस टीम को लेकर चलते हैं। ठीक है। जब आप चेंज करने लगेंगे किसी भी प्रोसेस को तो चेंज जो है वो समटाइम एक्स्ट्रा जो टास्क है वो कंसिडर किया जाता है। एक डेवलपर अगर एक चीज को डेवलप कर देगा, बाद में इसको कहा जाए कि यार ये क्लाइंट की तरफ से चेंज आ गई है, इसको चेंज कर दो, तो वो जनाब आपकी तरफ बड़े गुस्से से देखेगा कि यार ये क्या, कल ही मैंने आपको इतना खप के जनाब इसको डेवलप करके दिया है, अब आप कह रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे कर दें, तो इसका मतलब मैं दोबारा फिर काम करूं। क्योंकि आप उसको सैलरी चेक देते हैं काम करने की, लेकिन चेंज करने का मतलब यह है कि एक काम को दोबारा करना। और ये आपको नहीं पता होता कि क्लाइंट एक ही टास्क को कितनी दफा चेंज करवाएगा।
ठीक है, बार बार चेंज करवाएगा तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग, जो एक कम्युनिकेशन लेवल, जो एक रिस्पेक्ट लेवल है अपनी डेवलपमेंट टीम के साथ, वो सफर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कि जनाब आपका डेवलपर कहेगा जनाब ये जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर किस तरह का बंदा है, ये क्लाइंट को नहीं समझाता, चेंजेस ला के हमें दे ही जा रहा है। इसको चाहिए कि उसको कन्विंस करें कि ना ये काम नहीं हो सकता, या हम एक से ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। तो बहुत सारी सिचुएशन समटाइम प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आती हैं जो उसको फेस करनी पड़ती हैं, और जो चीज़ें हैं उनको दोबारा से करना पड़ता है, री इंजीनियर करना पड़ता है। री इंजीनियर करने के लिए बहुत सारी मैंने देखा कि एरियाज, अभी आपको मैंने बताया कि उन एरियाज को फोकस करना पड़ेगा। बात करता आप कॉस्ट को री इंजीनियर करना चाह रहे हैं, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बाहर जो लगता है ना, हमें डेली लाइफ में भी अगर हम देखें तो बात हम देखते हैं, बात कर किसी कंपनी के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बंदा है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई डायरेक्टर है, उसके पास बड़े अच्छे रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल जो है उसके पास बड़ी अच्छी कंपनी की मेंटेन गाड़ी होगी, ड्राइवर होगा, उसका मेडिकल होगा, उसके कोई रेजिडेंस मिली हुई होगी उसकी तरफ, कंपनी की तरफ से। तो हम देखते हैं यार इस बंदे की मौजें, यार ये बंदा कितना एंजॉय कर रहा अपनी लाइफ को या अपनी जॉब को, इतनी फैसिलिटीज हैं इसके पास। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उसका टेक्निकल एस्पेक्ट देखें तो ये देखें कि यार इस बंदे को टेंशन कितनी है काम की, या किन टेंशन को बेयर करने के नतीजे में इसको ये काम मिल रहे हैं। तो फिर हम सोचेंगे कि यार ये बंदा सही है, इसको सही मिली है, जितनी ये टेंशन लेता है या जिस तरीके से ये अपने काम को चला रहा है उस हिसाब से ये फैसिलिटीज कुछ भी नहीं है। जब आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे कल को, और आपके अंडर एक टीम होगी, तो जब आपको पता होगा कि नीचे वाली टीम को भी मैंने लेके चलना है, जो टॉप मैनेजमेंट है उसको भी मैंने जवाब देना है किसी भी फेलियर की सूरत में, तो फिर आप फील करेंगे यार ये मैं तो फुटबॉल बना हुआ दरमियान में, अब मैं टॉप मैनेजमेंट की सुनूं या डेवलपर की मानूं, अपनी टीम की मानूं। तो वहां पे फिर आपकी बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो हाईलाइट होंगी, या उनका आइडिया होगा आपको कि जनाब ये स्किल मेरे अंदर नहीं थी, या काश मैंने ये भी काम किया होता, इस चीज का भी मुझे एक्सपीरियंस होता। जैसे टीम मैनेजमेंट है, या टीम बिल्डिंग है, या रिस्क मैनेजमेंट है, ये ऐसी स्किल्स हैं जो कि एक बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजर आपके अंदर होनी चाहिए। या डिसीजन पावर है एक। अब ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपको इस पूरे बीएस के अंदर नहीं पढ़ाई गई होंगी। मिसाल के तौर पर डिसीजन पावर है, तो ये ऐसी स्किल है जिसका आपका कोई भी कोर्स नहीं होगा, चाहे आपने 150 कोर्स भी पढ़ा हो। तो ये स्किल तो आपके अंदर खुद से डेवलप होनी है। तो आपने देखना है जनाब मैं एक टीम को कैसे लेके चलूँ, टाइम पे डिसीजन कैसे करना होता है, ये चीजें जो हैं ये हर बंदे के अंदर नहीं होती, इसलिए हर बंदा प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनता। बहुत सारे बंदे डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं और सारी उम्र डेवलपर ही रह जाते हैं, इसलिए कि उनके अंदर इनिशिएटिव लेने का या डिसीजन पावर का जो स्किल है वो नहीं होती। तो जब आप भी री इंजीनियर करेंगे किसी भी प्रोसेस को, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता कि री इंजीनियरिंग जो है वो कैसे होती है, या री इंजीनियर होता क्या है, या ये प्रोसेस का जो पर्पस है वो क्या है, री इंजीनियरिंग करते हैं किस काम के लिए है, वो सारी कहानी जब तक आपको नहीं आइडिया, तब तक डिसीजन पावर भी नहीं आ सकती। मुझे ये ना पता ही नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल जो है बिरयानी है उसका टेस्ट कैसा होता है। ठीक है, मैंने बिरयानी कभी नहीं खाई, तो मैं कैसे ये अंदाजा लगा सकूंगा कि फलां बिरयानी अच्छी है, फलां बुरी है, जब तक मैं को एक से ज्यादा बिरयानी के जो फॉर एग्जांपल जो फ्लेवर्स हैं उसको टेस्ट नहीं कर पाऊंगा, करूंगा, तब तक मैं उसको कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप भी जब प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे डिफरेंट सिचुएशन से नहीं गुजरेंगे, तब तक आपके अंदर वो डिसीजन पावर नहीं आ सकती। आप अकेले घर बैठे डिसीजन पावर अपनी इंप्रूव नहीं कर सकते जब तक आप डिसीजन करेंगे नहीं। डिसीजन करेंगे, अच्छा होगा बुरा होगा, उसका अच्छा जो है फीडबैक आएगा, बुरा आएगा, तब आपको पता चलेगा कि फलां टाइम पे मैंने ये डिसीजन किया था और उसका मुझे क्या रिस्पॉन्स आया था। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि जो री इंजीनियरिंग के अंदर वेरिएशन हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि री इंजीनियरिंग किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले फॉरवर्ड इंजीनियरिंग आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग जैसे नाम से जाहिर है, फॉरवर्ड आगे की तरफ चलना, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रोजेक्ट को फर्दर एनहेंसमेंट की तरफ या अपडेशन की तरफ लेके चलना। Forward engineering is a conventional procedure of moving from sophisticated logical and abstraction execution, not dependent design, to the system's physical completion. इसमें कहानी ये है कि आप लॉजिकल प्रोसेस से फिजिकल प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। इसका कोई मतलब किसी को समझ आया क्या है? कि लॉजिकल से फिजिकल की तरफ मूव करना,
सॉफ्टवेयर के अंदर ये क्या, इसका मतलब क्या बनता है? कोई बंदा, माज तुम बताओ। मेरी बात आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही। तो बताओ कुछ। सर बहुत मुश्किल सवाल है। सॉफ्टवेयर में अगर मैं कह रहा हूं कि लॉजिकल से फिजिकल की तरफ मूव कर रहा हूं मैं, या करना है मैंने, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? सर इसका मीनिंग है कि बाद में फिजिकल का मतलब है कि हम कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। और लॉजिकल? लॉजिक बिल्डिंग करते हैं। मुझे आवाज नहीं आई वैसे, थोड़ा सा अगर दोबारा बताओ। सर लॉजिक बिल्डिंग करते हैं। लॉजिक आमतौर पर आपको, आप कहते हैं कोड को, ऐसे ही है ना, कि मैं कोडिंग कर रहा हूं, कोडिंग के अंदर आप लॉजिक डिफाइन करते हैं, जो जनरल इसके मीनिंग बनते हैं। यस सर। और कौन है? तो सिर्फ आइडिया है इसका? तो सिर्फ सब माइक है? कोई और बंदा भी अगर इनपुट देना चाहे? माज तुम्हें वैसे इसका जवाब देना चाहिए था। सर मैं फिलहाल क्विज दे रहा हूँ इसका, मुझे तो उसका सॉफ्टवेयर का नाम भी नहीं पता जिसको देना है। क्विज दे रहे हो? ये सर वो डायग्राम बनानी है कोई, पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर है उस पे, तो वही सीआर को मैसेज किए क्या है। अच्छा, लूसेट चार्ट तो नहीं? क्या चीज? लूसेट चार्ट? हाँ ऐसे ही कुछ था, चार्ट बनाना है मैनेजमेंट पे, कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट कंट्रोल पे ना। चलो लगे रहो फिर। वही तो। अच्छा जी, माज तुम्हें मैंने इसलिए शायद कहा था कि तुम सॉफ्टवेयर डिजाइन और आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो, रिपीट कर रहे हो। बाकी लोगों ने भी पढ़ा हुआ है यस सारा, सर। सब ने ये। तो जो सर पहली दफा ही है, रिपीट तो नहीं है। सॉफ्टवेयर डिजाइन और आर्किटेक्चर जो है, ये क्या, इसमें बनता क्या है, क्या चीज डेवलप होती है, किसी को आइडिया है? डायग्राम। बस तुम बताओ यार, तुम तो उम्मीद है बता दोगे। मुनीब? जी सर। सबसे पहले एक आपको पता है सेकेंड। कि जो एसडीएलसी का प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर होती है, फिर डिजाइन बनता है। डिजाइन के अंदर क्या चीज हो रही होती है भला, आप करते क्या है, या एनालिसिस और डिजाइन फेज के अंदर? ये तुम लोगों ने कोई प्रोग्राम प्लान तो नहीं किया होगा, किसी ने कोई जवाब नहीं देना? सर बोल रहे हैं हम, आपको आवाज नहीं आ रही नहीं सर। सर, ये प्रोग्राम के बगैर ही ऐसे हैं। तो ये तो सिंपल सवाल है ना, कि एनालिसिस और डिजाइन फेज जो है एसडीएलसी की दूसरी फेज, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट। डिजाइन फेज के अंदर क्या होता है, ये मैंने पूछा था। सर उसको डिजाइन किया जाता है सारा, मतलब पूरा जो होता है ना प्रोटोटाइप हम्म। को इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाता है, इस सिस्टम तरह जो से। है, जो आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, उसका एक डिजाइन बनाया जाता है, ये उसका आर्किटेक्चर डिफाइन किया जाता है। सर ये जो है, ये बेसिकली उस सिस्टम का जो आप बनाने जा रहे हैं, उसका एक लॉजिकल व्यू होता है। ठीक है? या ठीक है। ग्राफिकल व्यू होता है, जिसमें आप जस्ट लॉजिकली ये बना के देखते हैं कि जनाब हमारा आंदा जो बनने वाला सॉफ्टवेयर वो किस तरह का होगा। सॉफ्टवेयर तो अभी बनना है, बाद में बनना है, जैसे अभी मुनीम ने कहा था, वो तो कोडिंग है। कोड होगा तो सॉफ्टवेयर फिजिकली डेवलप होगा। अदरवाइज तो बाकी जो पहले वाली फेजेस हैं, वो तो सारा लॉजिकली ही काम हो रहा है। तो लॉजिकली फॉर एग्जाम्पल जब एक डिजाइन बनेगा,
डिजाइन के बाद अगला मरहला आएगा, अगला मरहला आएगा, आगे पर मरहला, नेक्स्ट स्टेप्स जब आते जा रहे हैं तो ये फॉरवर्ड चल रहे हैं हम, ठीक है, फॉरवर्ड चल रहे हैं। तो इनिशियली जो लॉजिकल डिजाइन था उससे हम फिजिकल की तरफ आ रहे हैं। तो ये फॉरवर्ड इंजीनियरिंग है। जनाब हम लॉजिकल एक जो कॉन्सेप्चुअल चीज है उससे हम फिजिकल कंप्लीशन की तरफ आ रहे हैं। पहले हमने कंसीव किया, ठीक है, कंसीव करने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट पे काम किया, उसके बाद डिजाइन बनाया, उसकी लॉजिक सारी डिफाइन होगी जनाब, ग्राफिकली या लॉजिकली जो वो बंदा है वो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह का होगा, फिर उसके बाद डेवलपमेंट हो जाती है उसकी, और सॉफ्टवेयर फिजिकली रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है जी? रिवर्स इंजीनियरिंग इज द एनालिसिस प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू मेक आउट द सॉफ्टवेयर इंटररिलेशनशिप एंड देयर mechanisms and generate system representation of the current system in a different structure or in a higher abstraction level. Sometime ऐसा होता है कि कोई चीज आपने बनाई हुई है, डेवलप की हुई है, लेकिन आपको उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है। मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको कौन सी चीज पहले करनी पड़ेगी? मुझे एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है, मैं किसी कंपनी का डेवलपर हूं, मुझे मेरा बॉस एक सॉफ्टवेयर बना देता है। मिसाल के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम का बायोस, आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बायोस होती है, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस जो है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, वो मुझे बायोस का कोड लिख के देता है, या बायोस लिखी हुई या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो कहता है कि ये मिसाल के तौर पे है जी IBM के सिस्टम की है, तो तुमने किसी और कंपनी जो उसकी है उसके लिए इस बायोस को चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ऐप बनी हुई है, मोबाइल ऐप है, लूडो स्टार, ठीक है, लूडो स्टार जो है वो किसी बंदे ने मुझे दिखाई कि जनाब ये उसका सॉफ्टवेयर है लूडो स्टार का, तो तुमने इसको बदल के नया बनाना है, एक नई चीज बनानी है जो कि हमारी कंपनी की होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसको चेंज करने के लिए? बोला सबसे पहले सर उसमें अपडेशन करनी होगी, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें ऐड करनी होंगी जो कि मतलब इजी कर दें यूजर को लिए और ज्यादा डिजाइन चेंज करना इंटरेस्टिंग होगा हो सबसे पहले तो। अपडेशन करने से ये पहले चेंजेस, मिसाल के तौर पे कोड उसका है मेरे पास अवेलेबल है, मेरे बंदे ने दे दिया कि ना इस कोड को आपने चेंज करना है, तो कोड को चेंज करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? कोड को चेंज करने से पहले मुझे तो सबसे पहले डिजाइन भी चेंज करना होगा सर उसका फ्रंट एंड चेंज करना होगा ना, डिजाइन उसका। नहीं, चेंजेस मैं कह रहा हूँ, चेंजेस तो अभी मैं कर ही नहीं रहा, चेंजेस तो बाद में करनी है, उससे पहले क्या कोई टास्क है करने वाला? सर प्लानिंग करनी होगी, लॉजिकली देखना होगा उस चीज को जो आपने चेंजेस करनी। सबसे पहली चीज प्लानिंग तो तब होगी जब मुझे उस चीज की समझ आएगी, तो इसका मतलब सबसे पहले मैं उस चीज को अंडरस्टैंड करूंगा जो मुझे मिली है, कि एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर मुझे मिला है ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग कैसे हो रही है, ठीक है। जब तक मुझे उस करंट सिस्टम की वर्किंग नहीं समझ आएगी, मैं नेक्स्ट प्लानिंग कैसे कर सकता हूँ? पहले मैं उसको अंडरस्टैंड करूंगा, ठीक है जी। अब ये स्टेप्स हैं कि मैं उस चीज को अंडरस्टैंड करूंगा, अंडरस्टैंड करने के बाद फिर देखूंगा कि अब मैंने क्या करना है, प्लान बनाऊंगा और फिर इंप्लीमेंट करूंगा। और अंडरस्टैंडिंग मुझे कैसे आ सकती है? एक कोड फॉर एग्जांपल मुझे सॉफ्ट फॉर्मेट में मिला है, तो मैं कैसे उसको अंडरस्टैंड करूंगा? या जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक खिलौना दिया जाए, एक कार है रिमोट कंट्रोल वाली, वो आपकी दी जाए कि यार तुमने इस तरह की अपनी एक नई कार बनानी है, तो आप क्या करेंगे, कैसे उसको समझेंगे? सर वो मशीन वगैरह को देख के सारी उसकी जो जिस तरह से वो मतलब बनी है वो पहले हम उसको समझेंगे, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, समझने के लिए फॉर एग्जांपल एक खिलौना है, उसको आप कैसे समझेंगे? समझने के लिए करेंगे क्या उसको भला? एक वर्किंग सॉफ्टवेयर वर्किंग खिलौना है, रिमोट कंट्रोल कार है, सर तो उसका प्रोटोटाइप आपने ये नहीं देखना है कि ये प्रोटोटाइप काम कैसे करती है, तो आप क्या करेंगे भला? काम कैसे करती है? सबसे पहले आप उसको डीकम्पोज करेंगे, उस कार को। डिकम्पोज, क्या ठीक है। मतलब डीकम्पोज का? पार्टीशंस मतलब हाँ जी, उसको उसको पहले खोल के डिकम्पोज। देखेंगे कि यार इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे काम कर रही हैं, ऐसे ही है।
उसके पार्ट्स पे गौर करेंगे कि यार रिमोट कंट्रोल कार है तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनकी मदद से ये मिलके बनी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो मैंने सिस्टम बनाना है उसके लिए कल को क्या क्या चीजें दरकार होंगी। पहले आप खोलेंगे, खोलने के बाद आपको आइडिया होगा कि यार कौन सी चीज किसके साथ कनेक्ट है, ठीक है, पहिए किसके साथ कनेक्ट है, अंदर को मोटर है, वो मोटर जो है रिमोट के साथ कैसे कनेक्ट है, वो सारी कहानी आप पहले डीकम्पोज करके देखेंगे। फिर देखेंगे कि जनाब रिमोट से सिग्नल कैसे जा रहे हैं वहां तक, ठीक है, वहाँ जो सिग्नल हैं वो कैसे जो है वो मोटर को मूव करते हैं रिवर्स या फॉरवर्ड, और इस तरीके से आप करते करते चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब आपने क्या किया, एक वर्किंग एप्लीकेशन ली, वर्किंग एप्लीकेशन को आप बैकवर्ड लेके आ रहे हैं पीछे की तरफ, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेके लिए कि जनाब उसको डीकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, डीकम्पोज करने के बाद देखते हैं कि जनाब ये वर्किंग कैसे हो रही है। तो आप क्या करें कि बनी बनाई आउटपुट से आप पीछे की तरफ आ रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कोई भी हो वो अलग बात है, ठीक है, आपने उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है या उसके अंदर मिसाल के तौर पे कोई चीज ऐसी है जिसको आपने ठीक करना है, वो ऑब्जेक्टिव एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन आप क्या करें, एक वर्किंग कंप्लीट जो आउटपुट दे रहा है सिस्टम, उस सिस्टम को आप डीकम्पोज कर रहे हैं, उसकी इंटरनल डिटेल चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जनाब ये सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप रिवर्स चल रहे हैं। जबकि फॉरवर्ड में क्या किया था आपने कि आपने सिस्टम बना नहीं है, इनिशियल स्टेप्स पे है, उन इनिशियल स्टेप्स को लेके आगे की तरफ चल रहे हैं ताकि सिस्टम फिजिकली डेवलप हो सके। फिर है जी रीडॉक्यूमेंटेशन। जब आपने हमारा क्योंकि टारगेट जो है वो सॉफ्टवेयर की री इंजीनियरिंग है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा अहम रोल है। डॉक्यूमेंटेशन के बगैर एक सिस्टम डेवलप कैसे हो सकता है, ये कैसे चल सकता है। मिसाल के तौर पे राणा वैद साहब हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, 3 माह का प्रोजेक्ट है, 1 माह हो गया चलते हुए उसको, 1 माह के बाद राणा साहब को जनाब कहीं और से ऑफर आ जाए बेहतर, और अवैध साहब छोड़ के चले जाएं उस कंपनी को, उस प्रोजेक्ट को, तो अब क्या होगा, ऑब्वियसली अवैध साहब की जगह पे नया बंदा हायर किया जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर जो उस टीम को लेके चले या उस प्रोजेक्ट को लेके चले। अब राणा साहब क्या करें कि जितनी भी डिस्कशन थी, जितनी प्लानिंग थी, राणा साहब ने ज़बानी कलामी की हुई थी, अवैध साहब चले गए, राणा साहब चले गए उस कंपनी से, तो सारी प्लानिंग भी उनके साथ ही चली गई। तो अब नए आने वाला बंदा जो है, जी हम देख रहे थे रीडॉक्यूमेंटेशन के बारे में, और मैं एग्जांपल दे रहा था जनाब, अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो करंट पोस्ट को छोड़ कर चला जाए तो आने वाला बंदा कैसे काम करेगा, कैसे टेकअप करेगा। आने वाला बंदा तो उसको समझ ही नहीं आएगी ना प्रोजेक्ट है क्या, कितना हो गया है, कितना रह गया है, किस बंदे को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी, कौन सा टीम मेंबर जो है वो किस टास्क पे काम कर रहा था, वो सारी कहानी तो जनाब वो तो अवैध साहब को पता थी, अवैध साहब चले गए, तो अब नया आने वाला बंदा तो सर पकड़ के बैठ जाएगा। तो इसके लिए अगर एक डॉक्यूमेंटेशन की हो हर काम की, हर काम को डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में रखा गया हो, तो फिर आने वाले बंदे के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि वो फौरन उस डॉक्यूमेंट को लेगा, उसको आइडिया हो जाएगा कि जनाब ये प्रोजेक्ट क्या था, क्या करना है, हमने कितने वक्त में करना है, क्या इसकी कॉस्ट है, वो सारी कहानी अगर वो छोड़ के जाएं अवैध साहब, तो नए बंदे के लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी, वो फौरन उस प्रोजेक्ट को टेकअप कर लेगा, वरना उसको महीना लग जाएगा उस प्रोजेक्ट को समझने में। और मिसाल के तौर पे वो कहेगा जनाब जुबैर साहब आपने जो है वो डिज़ाइन बना लिया, फ्रंट एंड बना लिया, जुबैर साहब मुकर जाएं कि जनाब मैंने तो नहीं करना था, ये तो किसी और बंदे ने करना था, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो जनाब क्या करेगा, फिर उसको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हर जो प्रोसेस है उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए जितनी भी आपकी फेजेस है ना SDLC की, हर के अंदर उसका कोई ना कोई डिलीवरेबल होता है या उसकी आउटपुट होती है। जैसे रिक्वायरमेंट का फेज है तो रिक्वायरमेंट की जो डिलीवरेबल है या उसकी आउटपुट है वो SRS, आपको पता है कि SRS बनता है कि रिक्वायरमेंट टीम जब काम कंप्लीट कर लेती है तो SRS बन जाता है। तो SRS का मतलब कि ये जो टास्क है, ये फेज है, कंप्लीट हो गई और इसकी आउटपुट आ गई। उस SRS को लेके आगे फिर डिजाइन टीम जो है वो काम स्टार्ट कर देती है। जब डिजाइन टीम काम करेगी तो डिजाइन टीम जो है वो आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट जो है वो बनाएगी। वो डॉक्यूमेंट वो तमाम डायग्राम से मुश्तमिल होगा जो कि डेवलपर को चाहिए होगा। डेवलपर उस डॉक्यूमेंट को पकड़ेंगे और फिर कोडिंग स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद टेस्टिंग टीम आ जाएगी। टेस्टिंग टीम वाली जो है पूरा टेस्ट प्लान जो है वो उसको हार्ड फॉर्मेट में तैयार करेगी। उसके अंदर टेस्ट केसेस होंगे, ठीक है, कौन सी टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई करनी है, कौन सा टेस्ट केस कब किस बंदे ने अप्लाई किया, रन किया, उसकी क्या आउटपुट आई,
ठीक है, वो पास हो गया, फेल हो गया, वो सारी कहानी रिटर्न में फॉर्मेट में आएगी। तो लिहाजा हर फेज पे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जरूरी होती है, क्योंकि उसका एक अहम रोल है। तो जब आप बाकी चीजों को चेंज करेंगे, जब आपने री इंजीनियर करना किसी प्रोसेस को, तो ऑब्वियसली उसके रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी आपको रीडॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर आपने चेंजेस की, नई टेबल्स ऐड कर दी, या एग्जिस्टिंग किसी टेबल के अंदर फील्ड डिलीट कर दी आपने, तो वो सारी कहानी जो है वो उसका स्कीमा जो है, अगर आपने उसको कहीं महफूज किया हुआ है तो स्कीमा का जो प्रिंट है उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने नई क्लासेस ऐड की हैं तो आपको पता है कि डिफरेंट डायग्राम्स बनती हैं, क्लास डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, तो वो तमाम डायग्राम्स भी चेंज होंगी अगर आपने एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर चेंज किया है तो। ठीक है, समटाइम चेंजेस जो हैं वो तो माइनर किसी की हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट फ्रंट एंड के अंदर कोई चेंज करनी है, कलर स्कीम कोई बताई हुई थी क्लाइंट ने, वो कलर स्कीम चेंज करनी है, तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, कोई लंबा काम नहीं है। लेकिन बात का ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ जाए जिसकी बिना पे बैकएंड पे जाके चेंज करना पड़ जाए, आपको डेटाबेस चेंज करनी पड़ जाए, तो डेटाबेस चेंज होगी तो डेटाबेस की बिना पे ही तो सारा फ्रंट एंड बनता है या उसका कोड बनता है। तो ऑब्वियसली अगर डेटाबेस के अंदर मॉडिफिकेशन आ गई है तो आपको कोडिंग के अंदर भी चेंज करनी पड़ेगी। कोडिंग चेंज हो रही है तो एन पॉसिबल है कि उसका इम्पैक्ट GUI पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे भी आए, फ्रंट एंड पे आए, तो फ्रंट एंड भी चेंज करना पड़ेगा। अब इसका मतलब यह है कि आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है उनको रीडॉक्यूमेंट करना पड़ेगा या उनको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसके बाद है जी रिवर्स डिजाइन और डिजाइन रिकवरी। जो डिजाइन है उसका डॉक्यूमेंटेशन, जब मैंने कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो रही है तो डिजाइन पे भी चेंज आ सकती है। डिजाइन पिछली फेज है डेवलपमेंट के बाद, तो डिजाइन अगर चेंज करना है तो ऑब्वियसली आपने जो भी आर्किटेक्चर फॉलो किया है, जो भी डिजाइन मॉडल फॉलो किया है, वो उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। एक आपने मिसाल के तौर पे कोई क्लास डायग्राम बनाई हुई है, तो क्लास डायग्राम के अंदर डिफरेंट मेथड्स, वेरिएबल का जिक्र आप करते हैं कि एक क्लास डायग्राम है, वो क्लास जो है कोई भी मिसाल के तौर पे है GPA कैलकुलेट करने की, तो GPA कैलकुलेट करने वाली क्लास जो है उसके अंदर ये वेरिएबल्स होंगे, ये मेथड्स होंगे, तब जाके GPA कैलकुलेट होगा। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको पता है जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं या यूनिवर्सिटी के या कॉलेजेस के, वो आमतौर पे GPA या CGPA या परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं या ग्रेड कैलकुलेट करते हैं, और ये सारा काम जो है वो अपनी मर्जी से नहीं करते। इन तमाम चीज़ों का जो फार्मूला है वो यूनिवर्सिटी का अपना नहीं होता, बल्कि आमतौर पे HEC जो चीज़ें बताती है या इम्प्लीमेंट करती है वो उनको फॉलो करते हैं। आपने एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना लिया, कुछ अर्से बाद अगर HEC अपने वो रूल्स चेंज कर दे तो ऑब्वियसली आपको भी वो सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? क्योंकि आपका सिस्टम उन एक्सटर्नल रूल पे बेस कर रहा है। HEC अपनी पॉलिसी बदल दे, मिसाल के तौर पे आपने अपने सिस्टम के अंदर एडमिशन का कंपोनेंट बनाया हुआ है, ठीक है, और एडमिशन का क्राइटेरिया आपने मिसाल के तौर पे रखा हुआ है 45%। HEC कल को आपको रेस्ट्रिक्ट करते कि जनाब आप ये 45 वाला जो परसेंटेज है इसको उठा के 55 पे ले जाएं, तो आपको ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर के अंदर वो फॉर्मूला जहाँ पे आपने वो चेक लगाया हुआ है वो चेंज करना पड़ेगा। HEC आपको कह दे कि जनाब पहले आप 70% पे बच्चे को ड्रॉप करते थे, आप काइंडली कोरोना है तो इसलिए आप उसको नीचे ले जाएं 50% पे, या उसको और बढ़ा लें कि कम से कम बच्चा जो है अगर मिसाल के तौर पे 50-50 भी है तो फिर भी आप उसको एग्जाम में बैठने दें। ठीक है, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। अगर इंशाल्लाह नहीं, ये ऐसी मॉडिफिकेशंस हैं जिसकी बना पे आपको जो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंज करना पड़ेगी जाके। ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने कहा कि जस्ट ऐसी कोई सिंपल सी कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है कि जनाब क्लाइंट आपको कहता है कि यार ये मेन्यू जो है, ये मिसाल के तौर पे इसका कलर जो है ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो तो बड़े आराम से हो जाएगा, उसमें आपको डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। इसके अलावा ये प्रोग्राम कंप्रीहेंशन। प्रोग्राम comprehension is the activity by which software engineers come to an understanding of the behavior of a software system, जिसमें आप जो जैसे मैंने कहा री इंजीनियर आपने करना किसी सिस्टम को, तो जब तक आप उस सिस्टम एग्जिस्टेंट सिस्टम को समझेंगे नहीं कि उसकी वर्किंग कैसे हो रही है, तब तक आप उसको री इंजीनियर या उसको मॉडिफाई या अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही है जी। तो प्रोग्राम कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंड करना किसी पे, फॉर एग्जाम्पल किसी पे दस्तरस हासिल करना किसी चीज पे, ठीक है, या उसको समझना या उसके बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग कायम करना, ये कंप्रीहेंशन है कि जनाब आप किसी प्रोग्राम को कंप्रीहेंड करते हैं, उसको समझते हैं। और ऑब्वियसली आपको पता है कि जब आप किसी बनी हुई चीज को देखेंगे तो एन पॉसिबल है जब आप एक कोड को पढ़ें तो आप कहेंगे यार इसकी अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये है। जैसे रिक्वायरमेंट्स की सूरत में होता है
जब क्लाइंट्स से रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो ऐसा नहीं है कि जनाब जो उसने लिख दिया आप इम्प्लीमेंट कर देंगे, बल्कि रिक्वायरमेंट्स आने के बाद आप अपनी टीम के साथ बैठ के उसको डिस्कस करते हैं ताकि एक एग्रीड अपॉन मीनिंग जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग वो बन जाए। बाज़ का ऐसा होगा कि क्लाइंट आपको एक रिक्वायरमेंट देगा, आप उसको पढ़ेंगे, मास पढ़ेगा तो उसको वो समझेगा इसका मतलब ये है, फ्राज पढ़ेगा तो वो कहेगा नहीं यार मेरे ख्याल में इसका मतलब ये बनता है, हमजा पढ़ेगा तो वो कहेगा नहीं यार तुम लोगों को सही समझ नहीं आ रही, इसका असल में मतलब ये है। अब इसका मतलब तीन बंदों ने अगर उस रिक्वायरमेंट को पढ़ा तो तीनों अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग काम कर रहे हैं, तो ये तो काम खराब है फिर, क्योंकि तीन जो चीजें हैं वो इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सकती। रिक्वायरमेंट एक है तो एक ही फीचर इम्प्लीमेंट होना है, तो फिर तीनों बंदे आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यार इस रिक्वायरमेंट का एक्चुअली मतलब बनता क्या है, और जो फिर तीनों एग्री होंगे जिस बात पे वो फीचर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, वो फीचर इम्प्लीमेंट करने से पहले क्लाइंट को बताया जाएगा कि जनाब हम आपकी इस रिक्वायरमेंट का ये मतलब समझे हैं, अब आप इसको ओके करें, ठीक है, ताकि इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हो सकता है कि जनाब तीनों की बातें जो हैं वो क्लाइंट से मुत्तफिक ना हो, क्लाइंट कहे कि नहीं जनाब मेरा मतलब कहने का ये था। तो इसका मतलब कि पहले एग्री होना, कंप्रीहेंशन होना बहुत जरूरी है किसी चीज पे, उसकी दस्तरस हासिल करना कि जनाब कोई भी चीज कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में, इस री इंजीनियरिंग के प्रोसेस में जो टीम मेंबर्स हैं वो बैठ के चीज़ों पे एग्री करते हैं कि जनाब कौन सा काम कैसे हो रहा है, सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव कर रहा है। इसके बाद है ये रिस्ट्रक्चरिंग सॉफ्टवेयर की। Restructuring is the process of transforming the data from one representation structure to different at very similar comparative level of abstraction while protecting the existing system, software systems, semantics and functionality. आपको पता है, आपने एक चीज सुनी होगी या उस पर काम किया होगा, सिंटेक्स पे। सिंटेक्स का आइडिया है किसी को क्या होता है जी? सर वो तरीका जिससे फॉलो करके हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं प्रोग्राम लिखने का तरीका। और एक चीज होती है सिमेंटिक, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। इसका आइडिया है ये क्या चीज होती है? सिमेंटिक का मीनिंग यानी उसके जो कोड फॉलो किए गए, एथिक फॉलो किए गए, यानी रिपोजिटरियाँ बनी हुई हैं कोड की, और डेटा वहाँ से मेथड बने हुए हैं पहले से, और डेटा उनको यूज करके हम डेटा लेके आ रहे हैं, डेटा ऐड कर रहे हैं या इस तरह काम कर रहे हैं, तो उनको फॉलो करना। अच्छा, जो कोड के एथिक है। सिंटेक्स तो है उस लाइन को लिखने का तरीका। मिसाल के तौर पे आपने लिखा प्रिंट एफ, ठीक है, और छोटी ब्रैकेट लगाई, दरमियान में दो कॉलन लगाए, इन्वर्टेड कॉमास और स्टार्टिंग और एंडिंग, और दरमियान में कोई चीज लिखी, एंड पे सेमी कॉलन लगाया। ये है लिखने का तरीका, सिंटेक्स। ठीक है, कि सी के अंदर ऐसे एक स्टेटमेंट को अगर आउटपुट स्क्रीन पे शो करना है तो ये उसका तरीकाकार है, ये रूल है। ठीक है, अब दूसरी बात है सिमेंटिक, कि ये जो आपने लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है। सिमेंटिक्स है मीनिंग्स उसके। मैंने पूछा कि सिमेंटिक का मतलब क्या है, सिमेंटिक का मतलब है मतलब, कि उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है उस चीज के। ठीक है, तो सिंटेक्स और सिमेंटिक जो है वो दो डिफरेंट चीजें हैं। तो आपने क्या करना है फिर, रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए किसी भी चीज को समझना है कि जनाब बिहेवियर तो आपने देख लिया कि सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे चल रहा है, फिर हर चीज का सिमेंटिक, उसका मीनिंग क्या है, हर फंक्शनैलिटी का। क्योंकि सिस्टम जो है वो आपको पता है कि आमतौर पर डीकम्पोज किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, डिफरेंट क्लासेस के अंदर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ताकि चीज़ों को समझना आसान हो जाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। क्या ख्याल है? शुरू शुरू में जब आप नए नए डेवलपर बने थे पहले सेमेस्टर में, तो आपको याद होगा कि आप तमाम का तमाम कोड जो है वो वर्ड मेन फंक्शन के अंदर लिखते थे। ऐसे ही है जी, मेन फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाया है वर्ड मेन, और सारा कोडिंग उसके अंदर, वेरिएबल ये वो सारा कुछ उसके अंदर डिक्लेयर करके उसको एग्जीक्यूट करते थे। फिर अब जब थोड़े से बड़े हो गए तो फिर आपने अपने फंक्शन बनाने शुरू कर दिए, यूजर डिफाइंड। क्या ख्याल है, बनाए थे? हाँ जी सर, अभी तक बना रहे हैं। या क्लासेस बनाई होंगी या ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए होंगे। वो क्यों करते थे भला आप?
जब आप थोड़े से बड़े हो गए तो आपने मेन के अलावा अपने फंक्शन क्यों बनाने शुरू किए? ताकि कोड जो है वेल ऑर्गेनाइज हो जाए ना, प्रूफ वगैरह के कंसेप्ट फॉलो करें। ठीक है, चीजों को मैनेज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, फिर समझना आसान हो जाता है, या डिजाइन करना आसान हो जाता है, या टेस्ट करना आसान हो जाता है। कि जब डिफरेंट फंक्शन बनाएंगे, उनमें से एक फंक्शन है स्क्वायर रूट का, और आप जब चलाएंगे सॉफ्टवेयर को, एक क्यूब रूट का है, एक स्क्वायर रूट का है, तो मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट वाला जो रिजल्ट है वो गलत आ रहा है, तो आपको फौरन पता होगा कि यार ये स्क्वायर रूट की क्लास है, ये उसके अंदर कोई गड़बड़ है। तो आप क्या करेंगे, सारा प्रोग्राम नहीं छानेंगे या उसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, बल्कि स्पेसिफिकली जो स्क्वायर रूट वाली क्लास है उसको देखेंगे, और उसके अंदर या फंक्शन को देखेंगे, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर देंगे और मसला हल हो जाएगा। अब आपने क्या किया, चीज़ों को टेस्ट करना बड़ा आसान हो गया आपके लिए, और उनको ठीक करना आसान हो गया। ठीक है, तो जब आप चीज़ों को आपने स्ट्रक्चर किया हुआ है ऑलरेडी सिस्टम को, उसके कंपोनेंट बनाए हुए हैं, क्लासेस बनाए हुई हैं, उसके ऑब्जेक्ट फंक्शन मेथड बनाए हुए हैं, तो जब आप चेंजेस करेंगे, री इंजन के प्रोसेस से गुजरेंगे, तो आपको दोबारा से उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ऐसे में पॉसिबल है कि कोई कंपोनेंट ए है मिसाल के तौर पे, वो बी को इनपुट देता है, बी आगे सी को देता है, तो जब रिस्ट्रक्चर करेंगे तो एन पॉसिबल है कि सी शुरू में आ जाए, सी ए को इनपुट दे और ए जो है बी को दे, ऐसा पॉसिबल है। या क्लासेस आपने बनाई हैं तो क्लासेस को गैर जरूरी होंगी, उनको आप डिलीट कर देंगे, कुछ नई बनानी पड़ेंगी, यानी कि आपको रिस्ट्रक्चरिंग के मरहले से गुजरना पड़ेगा। जब आप डिजाइन को चेंज कर देंगे, स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, तो ऑब्वियसली रीकोडिंग करनी पड़ेगी। फिर रीकोडिंग का मतलब कि जो फीचर आपने नए ऐड किए, जो डिलीट किए री इंजीनियरिंग के नतीजे में, उनको आपने इम्प्लीमेंट भी तो करना है। डिजाइन को आपने चेंज कर लिया, ये क्लासेस थी हमने डिलीट कर दी, ये उसके अंदर नई ऐड हो जाएंगी। ये सीक्वेंस डायग्राम थी, ये ऐसे नहीं ऐसे काम करेगी। ये डिप्लॉयमेंट डायग्राम है, इस डिप्लॉयमेंट डायग्राम के अंदर नए कुछ कंपोनेंट आपने ऐड कर दिए, मिसाल के तौर पर सिस्टम को अपग्रेड करना है, तो आप डिप्लॉयमेंट डायग्राम के अंदर शो कर देते हैं जनाब अब हमें एक मिसाल के तौर पे वेब सर्वर भी चाहिए होगा, या डेटाबेस सर्वर हमने ऐड करना है, क्योंकि सिस्टम एक्सपेंड कर गया है, बिजनेस ग्रो कर गया है, तो अब सिंपल डेटाबेस से काम नहीं चलेगा, हम एक ऐसा करते हैं कि अलग से एक डेटाबेस सर्वर लगा देते हैं। तो आप डिप्लॉयमेंट डायग्राम चेंज कर देंगे, तो उसके नतीजे में फिर आपको जो उसकी सारी वर्किंग है इंटरनल, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा रीडिज़ाइन है, एक तो है आर्किटेक्चर, एक है डिज़ाइन, इन दोनों में कोई फर्क है? सॉफ्टवेयर का एक आर्किटेक्चर होता है, एक डिज़ाइन होता है। क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं या डिफरेंट हैं? कोई आइडिया है? मास तुम तो पढ़ रहे हो। डिफरेंट है सर, बस ये 2 मिनट दे दें। क्या? सो क्विज सबमिट करवा दूंगी इसका ना। ठीक है, मैं 2 मिनट में। हाँ जी, अहमद कोई आइडिया है? सर। डिफरेंट है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता क्या डिफरेंस है। अहमद कोई जॉब शॉब कर रहे हो? हाँ जी जी सर। क्या? सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एएसपी रोड में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तुम, और तुम ये नहीं बता पा रहे कि आर्किटेक्चर क्या होता है और डिजाइन क्या होता है सॉफ्टवेयर का। सर अभी जरा मुझे एक से थोड़ा अर्सा ही हुआ। जबकि ये तुम्हारा प्राइम ऑब्जेक्टिव या प्राइम रोल है, तुम्हारा सबसे अहम काम है ही ये है, तुम अपॉइंट ही इस काम के लिए हुए हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे। वो अलग बात है कि तुम कुछ और कर रहे हो वहां पे। क्या ख्याल है? सर थ्योरी वगैरह मुझे कोई नहीं आती। नहीं, थ्योरी मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं पूछ रहा तुमसे कि जो मिसाल के तौर पे वो फलां विलियम स्टेलिंग की बुक के अंदर लिखी थी वो मुझे बताओ। मैं तो जनरल कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ कि ये क्या होता है। इंजीनियर का काम ही होता है ना ये डिजाइन करना चीजों को, तो तुम इंजीनियर हो। हसीब नहीं आया आज। अच्छा, कोई और बंदा, कुछ तुक्का लगाओ।
उधर तुक्का सही लग जी जाए। सर। सर क्या बताना है? कि आर्किटेक्चर और डिजाइन आर्किटेक्चर जो है एक वो ही चीज है स्ट्रेटजी या है। फर्क है इनमें? आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। सॉफ्टवेयर का। सर जो आर्किटेक्चर है वो स्ट्रेटजी है, और जो डिजाइन है वो उसमें इम्प्लीमेंटेशन आती है। अच्छा ठीक है, वैसे सही है, यही डेफिनेशन है वैसे। आर्किटेक्चर में आमतौर पे आप क्या करते हैं, ओवरऑल सिस्टम को जब आप ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली, कि मिसाल की तरह बोर्ड, वाइट बोर्ड है, उस पर आपने सिस्टम को ड्रा करना शुरू कर दिया कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है या मिसाल के तौर पर ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है, वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, आप उसकी पिक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पूरी पिक्चर बनाते जाएं, उसमें हार्डवेयर पार्ट, सॉफ्टवेयर पार्ट, सारी चीज़ें उसमें ड्रा कर दें अगर आप, कि कौन सा हार्डवेयर कहाँ पे कनेक्ट होगा। ठीक है, और वो कहाँ से इनपुट लेगा, वो इनपुट जो है वो कैसे प्रोसेस होगी, कौन से कंपोनेंट होंगे, मिसाल के तौर पे जो कोई भी कस्टमर है या टूरिस्ट है वो कैसे रजिस्टर होगा, उसको ऑथेंटिकेशन कैसे मिलेगी, वो पेमेंट कैसे करेगा, उसको फ्लाइट कैसे एलोकेट होगी, ये सारी इंटरनल डिटेल भी उसमें डाल दें। जब ये कंप्लीट पिक्चर बन जाएगी तो ये एक आर्किटेक्चर कहलाएगा। ठीक हो गया। और अब आप क्या करें, उसका किसी एक कंपोनेंट को ले लें, मिसाल के तौर पे जो है यूजर को या कस्टमर या टूरिस्ट को रजिस्टर करने का जो कंपोनेंट है, उसकी इंटरनल डिटेल देख लें कि वो कंपोनेंट इंप्लीमेंट कैसे होगा, उसकी इंटरनल वर्किंग कैसे होगी। तो इंटरनल वर्किंग, जब आप उसको इंटरनल वर्किंग को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे तो वो डिजाइन है। ठीक हो गया जी। ग्राफिकली ओवरऑल सिस्टम की जब परफॉर्मेंस, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो आर्किटेक्चर है। जब आप इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल देखते हैं जैसे आपने अभी कहा, तो वो उसका डिजाइन है। तो जब आप री इंजीनियर करेंगे तो आपको रीडिजाइन भी करना पड़ेगा फिर, या रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा चीज़ों को, कि और उसका जो आर्किटेक्चर है या उसका डिज़ाइन है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि जब तक हमें ये नहीं पता हो कि आर्किटेक्चर या डिज़ाइन क्या होता है, तब तक हम चेंज नहीं कर सकेंगे। ठीक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब, एन पॉसिबल है कि तुम एक अच्छे डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ और कल को जनाब तुम्हें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर उससे ऑफर आ जाए कि यार हमारे जो टीम है उसको थोड़ा ट्रेन तो कर दें आप। जी जी। तो वहां पे जाके ये कहोगे कि यार ये मेरे ज़हन से स्किप हो गई चीज, वो तो आपको तब तो बड़ा, काफी सीरियस होगा ना तब तो। हाँ वो तो पता आपको होगा यार एक्सपर्ट के इसका। तौर पे लेके आए ना, कि आप चीज़ों को डिफाइन करेंगे, हमें समझाएंगे और हमें गाइड करेंगे, हमारी नॉलेज में इजाफा करेंगे। और नॉलेज में इजाफा करने सर के तब लिए पढ़ के आप उनको जाऊंगा ना कह दें मैं। कि यार मैं सॉरी मैं भूल गया। नहीं सर तब पढ़ के जाऊंगा ना मैं। चलो बेसिक खैर ना करानी। ठीक है। बाकी अगर ऑफर आई तो पढ़ के जाना, वैसे इसी में आफियत है जी। रीस्पेसिफाई इसका और लास्ट है। कॉम्प्लेक्स। Respecify process consists of modifying the characteristics of the requirements. This kind of change may refer to altering the existing requirements structure only. इसमें रीस्पेसिफाई में क्या आप क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन को चेंज करते हैं। और स्पेसिफिकेशन क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर की वो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये हम एक लेक्चर में बहस कर चुके हैं कि वो डिफरेंट तरह की होती हैं, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल और इनवर्स। ठीक है जी। तो आप री स्पेसिफिकेशन के अंदर आप क्या करें, आप क्योंकि री इंजीनियर कर रहे हैं चीज़ों को, तो री इंजीनियर किसी भी एस्पेक्ट को करेंगे तो हो सकता है उसकी बिना पे आपको उस सॉफ्टवेयर के सारे ही एस्पेक्ट को चेंज करना पड़ जाए, इवन रिक्वायरमेंट्स भी चेंज करनी पड़ जाए। क्योंकि रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी तो सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज आएगी। ये कैसे हो सकता है कि रिक्वायरमेंट सेम रहें और बाकी सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर, उसका डिज़ाइन, उसकी डाटाबेस, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ बदल जाए। ठीक है जी। ये था ही हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कुछ री इंजीनियरिंग के वेरिएशंस के बारे में चीज़ें डिस्कस की हैं कि जनाब ये जो ओवरऑल सिस्टम है ये कैसे चलेगा, आप री इंजीनियरिंग जो है वो कैसे करते हैं, किन स्टेप से गुजर के करते हैं। और ये सारी कहानी जो है ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपको ब्रीफ करने की कोशिश की। कोई इशू है तो बताइए।